हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त के कश्यप और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ के कैंपस में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ लेकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़ीरो लेवल से एडवांस और बेसिक लेवल सब पे फोकस करते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम लोग का तीसरा वीडियो है, चूँकि हम लोग पहला और दूसरा वीडियो हम लोग यूट्यूब पर डाल चुके हैं। आप अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, इंग्लिश विथ के कैंपस सर्च कीजिए और ज़ीरो लेवल से बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे वीडियो आएगा, आप सीरियल लाइन से देख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश की सीखने की शुरुआती कर रहे हैं या इंग्लिश को पूरी ढंग से समझना चाह रहे हैं या इंग्लिश में बहुत बढ़िया अपना परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ज़ीरो लेवल से मेरी क्लास को देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इंग्लिश में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज। इससे पहले हम लोग का दूसरे वीडियो में बात किए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी निर्माण साउंड से हुई और साउंड के बारे में जाने थे कि साउंड कौन कौन से हो सकती है, कौन कौन होती है। आज हम उसी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को आज लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे कि हम इस सीरीज़ में क्या पढ़ाने वाले हैं। पहले ही लिख दे रहे हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में, और वर्ब के बारे में, और एक होता है ऑब्जेक्ट यानी हम लोग कारक बोल सकते हैं या कर्म बोल सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। चूँकि मुझे पता है कि आप लोग को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने आ जाता होगा, लेकिन कभी कभी हम उस हालात की बात करें कि कभी कभी पैसिव या वॉइस बना रहे होंगे या नरेशन बना रहे होंगे या किसी भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन को आप हल कर रहे होंगे या किसी सेंटेंस को पूर्ण कर रहे होंगे, लंबी लंबी सेंटेंस आ जाती है, उसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना मुश्किल हो जाता होगा, वर्ब पहचानना मुश्किल हो जाता होगा, ऑब्जेक्ट पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो हम बताएंगे इसमें कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, और वर्ब के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। चलिए, तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहते हैं इसका परिभाषा मैं व्हाइट बोर्ड पर मैं नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो किसी सेंटेंस में जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है या सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी सेंटेंस में जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है या सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ये तो बहुत पुराना हो गया, ये बहुत पुराना है, ये आप लोग जानते होंगे कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक और परिभाषा होता है कि किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो कार्य किया जाता है या सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने 3 परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत रखा। जैसे कि पहला का बताया परिभाषा कि किसी सेंटेंस में जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है या सेंटेंस में उस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या हम दूसरा परिभाषा ये बताएं कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा परिभाषा क्या बताए कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो कार्य करता है या सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सब्जेक्ट की परिभाषा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट हो सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट, इसके सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, तो या तो सब्जेक्ट नाउन के रूप में आता है या प्रोनाउन के रूप में आता है या जीरंड हो सकता है या इन्फिनिटिव हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है
या जीरंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। एक सेकेंड रुकिए ना। क्या बताया कि नाउन कौन कौन हो सकता है या सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या जीरंड या इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, आप लोग पहले भी जान चुके हैं। नाउन यानी नाम, यानी हम नाउन यानी नाम होता क्या है, नाउन मतलब संज्ञा, लेकिन हम संज्ञा के बदले क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नाउन यानी नाम लिख रहे हैं। तो नाउन किसे कहते हैं, और यहाँ पे हम जानते हैं प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है, चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे संज्ञा लिख दे रहा हूँ। नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो अभी जब नाउन और प्रोनाउन की वीडियो में आएगी उसमें हम ढंग से जानेंगे। अभी फिलहाल में सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत डेफिनेशन से काम चला रहे हैं। जैसे कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात संसार का हर नाम सब नाउन कहलाता है। क्या बोले कि संसार का हर नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। आज सभी नाम के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए कि राधा इज अ गुड डॉक्टर। मैंने कहा बताया कि राधा एक अच्छी डॉक्टर है, अर्थात इस सेंटेंस में राधा के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि सेंटेंस में राधा का नाम लिया जा रहा है, इसलिए हम लोग का राधा का हो गई, सब्जेक्ट होगी। दूसरा सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस क्या लेते हैं कि कृष्णा टीच इंग्लिश ग्रामर, यानी कृष्णा अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता है। हम इस सेंटेंस में देखिए कि राधा कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि राधा के बारे में बात किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कृष्णा टीच इंग्लिश ग्रामर, अर्थात यहाँ पे कृष्णा के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट तो वही होता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट जो कार्य करता है, डोवर होता है कार्य करने वाले, या तो सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, या उसी सेंटेंस में उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं सर्वनाम, यानी किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन अभी किसके बारे में बताए कि जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो जब नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे राधा के जगह पे प्रोनाउन आ सकता है, कैसे प्रोनाउन आएगा, कृष्णा के जगह पे प्रोनाउन आ सकता है, वो किस तरह का प्रोनाउन होगा, जैसे कभी बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देना कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पे मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई नाउन नहीं है, बल्कि यह एक सर्वनाम है जो नाउन के बदले प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे लिख दे रहा है कि आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, अर्थात मैं के द्वारा इस सेंटेंस में कोई कार्य किया जा रहा है, अर्थात हम लोग का सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है, आई है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आई की केवल बारे में बताया जा रहा है कि इस सेंटेंस में आई के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वही होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगभग ऐसा माना जाता है कि सब्जेक्ट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, सेंटेंस के पहले ही लगभग ऐसा होता है। लेकिन अगर हम आगे की ग्रामर में पढ़ेंगे तो इसको भी हम ये नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट का प्रयोग किसी सेंटेंस के पहले किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं अभी फिलहाल में कि ऐसे वाक्यों में जब तक हम लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे, वॉइस नहीं पढ़ेंगे, नरेशन नहीं पढ़ेंगे, कंजक्शन, बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तब तक अभी काम करेगा क्या कि किसी सेंटेंस के पहले ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये जाने कि नाउन यानी संज्ञा के बारे में और यहाँ किसके बारे में जाने, संज्ञा के, और उसी संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यू आर अ गुड सोल्जर। और यहाँ पे क्या बताया कि आप लोग एक अच्छे सिपाही है, तो यहाँ आप लोग के बारे में बात की जा रही है कि आप लोग एक अच्छे सिपाही है, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना कि यू फाइट
ट्यूफाइट, चाहे यहाँ पे लिख देना ना, चाहे ऐसे ही रहने दे कि समझ जाते हैं कि जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आई होगी कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से करते हैं। अब हम जानते हैं किसके बारे में, जीरंड के बारे में। अब जीरंड मतलब क्या होता है, तो देखिए मेन वर्ब अब प्लस उसमें क्या लगा रहता हो, आईएनजी, उसे ही को क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि मेन वर्ब का पहला रूप, यानी मेन वर्ब के पहला रूप में वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है, उसे बोलते हैं जीरंड। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। मैंने क्या बताया कि प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, मतलब कि सेहत के लिए एक अच्छा व्यायाम है खेलना। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरह के रूप में होता है, मेन वर्ब में आईएनजी के साथ लगा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो है जीरंड, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, सब्जेक्ट के। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे एक और बात बता दे रहे हैं कि जीरंड के बारे में बता दे कि किसी भी मेन वर्ब के पहले आईएनजी लगा हो और उसका प्रयोग सेंटेंस के पहले ही किया जाता है, उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। यदि ये इसका प्रयोग प्लेइंग और रीडिंग का प्रयोग इस सेंटेंस यानी मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जा रहा है, तो यह एक वर्ब का कार्य करने लगे। मैंने क्या बताया कि प्लेइंग और रीडिंग किसी भी सेंटेंस के पहले ही किया गया हो वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर, तो वह जीरंड का कार्य करता है। और जीरंड यानी किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। यदि मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाए तो वो सब्जेक्ट का कार्य नहीं बल्कि वर्ब का कार्य करता है। अब हम जानते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो टू अब प्लस वर्ब का पहला रूप। इन्फिनेटिव तो यही होता है कि टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगा हो उसी को इन्फिनेटिव। और इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, देखते हैं कि इन्फिनेटिव होता है क्या, जैसे यहाँ पे जीरंड वर्ब के पहला रूप में आईएनजी लगा हो या किसी सेंटेंस के पहले ही प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड। जीरंड यानी क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। उसी तरह का होता है कि देखो अभी बताया ना कि सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट, कौन कौन से रूप हो सकते हैं, या तो नाउन के रूप हो सकते हैं, या प्रोनाउन के रूप हो सकते हैं, या जीरंड के रूप हो सकते हैं, या इन्फिनेटिव के रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए कि नाउन की परिभाषा देख, नाउन के एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, प्रोनाउन के एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, यहाँ पे जीरंड के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब इसी तरह इसी बात को जैसे कि इसी वर्ब के पहले हम लोग क्या लगा दे, टू प्ले इज गुड, अभी क्या बताएं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो टू प्लस वर्ब का पहला रूप, अर्थात ये बोल सकते हैं कि टू और वर्ब का पहला रूप लगकर सेंटेंस के पहले प्रयोग किया जाता है तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये इन्फिनेटिव एक सब्जेक्ट का रूप होता है। ये भी कभी कभी सेंटेंस के बीच में आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, किसी भी मेन वर्ब के किसी सेंटेंस के पहले टू प्लस वर्ब के पहला रूप आता है तो वो रूप कहलाता है इन्फिनेटिव, और ये वाला रूप कहलाता है, ये सब्जेक्ट का ये रूप है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे टू प्ले एक तरह से क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे क्या लिख दे रहे कि टू रीड, इसी एग्जाम्पल को उठा दे रहे, टू रीड इज गुड हैबिट। तो इस तरह से हम लोग जाने सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के कौन कौन रूप होते हैं, और उस पर हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिख दिया हूँ। नाउन किसे बोलते हैं, तो जो संज्ञा के बाद दुनिया के हर नाम नाउन कहलाता है, जैसे कि राधा इज अ गुड डॉक्टर, राधा एक अच्छी डॉक्टर रहते हैं। इस सेंटेंस में राधा के बारे में बात किया जा रहा है, जबकि इस सेंटेंस में कृष्णा टीच इंग्लिश ग्रामर, कृष्णा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता है। तो इस सेंटेंस में कृष्णा के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। और सब नाउन के बदले जिसका प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं, सबको पता है। तो इस सेंटेंस में आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसमें मैं के बारे में बात किया जा रहा है
तो ये हम लोग का नाउन के बदले प्रयोग किया गया है आई। और इस सेंटेंस में आई इट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो इस सेंटेंस में मैं के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उसी को तो बोलते हैं ये वाला। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लिख दिया है। और फिर से जीरन का प्रयोग किस तरह से करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब के पहला रूप के साथ आईएनजी लगा हो और ये वाला रूप किसी सेंटेंस के पहले ही आया हो, वो होता है सब्जेक्ट का रूप। ये भी सब्जेक्ट का रूप है, ये भी सब्जेक्ट का रूप है। और इन्फिनिटिव क्या बताया कि टू प्लस वर्ब का पहला रूप हो उससे इन्फिनिटिव, और ये भी सेंटेंस के पहले ही आता है, जैसे टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, और यहाँ पे लिख दे टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है। तो इस तरह से हम लोग जाने सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के रूप के बारे में। अब हम जानेंगे, अच्छा इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं ये हो सकता है। फिर से एक बार सब्जेक्ट की परिभाषा बता रहे हैं कि किसी सेंटेंस में जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है या सेंटेंस में जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट का कौन कौन रूप हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि या तो सब्जेक्ट का रूप हो सकता है नाउन, या प्रोनाउन हो सकता है, या जीरन हो सकता है, या इन्फिनिटिव हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। पहले आप समझिएगा इसे, तब आगे की तरफ इसे नोट करिएगा। पहले समझ जाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को रोकिएगा, नोटबुक करने से पहले आप इसे समझिएगा कि सब्जेक्ट आखिर मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट क्या होता है। घबराने की कोई ज़रूरत है कि नाउन प्रोनाउन जीरन और इन्फिनिटिव इसकी अलग से क्लास देंगे हम। अभी फिलहाल में सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, इसलिए छोटी मोटी क्लास दी है कि सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जाने थे। अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हट जा रहा हूँ, और समझकर नोट करिएगा। हटा रहे हैं आप। अब हम जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में मैं आशा करता हूँ कि वर्ब के बारे में भी आप लोग बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ वर्ब के बारे में, एक सेकेंड, मैं इसलिए वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि कभी कभी वॉइस बना रहे हैं, नरेशन बना रहे हैं, या अलग सेंटेंस को हम लोग हिंदी टू इंग्लिश चेंज कर रहे हैं, तो उसमें वर्ब पहचानना या सब्जेक्ट पहचानना आपको मुश्किल ना लगे। आप भले ही इंग्लिश समझ जाते होंगे, सीख जाते होंगे, बना लेते होंगे, लेकिन आपके अंदर एक डर लगा रहता है कि कभी ऐसा सेंटेंस ना देखने को मिले कि जिसमें हम लोग सब्जेक्ट ना पहचान पाए, वर्ब ना पहचान पाए, ऑब्जेक्ट ना पहचान पाए। तो इसी छोटी छोटी कमियों को हम पूर्ण करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं वर्ब के बारे में। अच्छा, वर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब तो सबको पता है कि वर्ब यानी क्रिया। किसे बोलते हैं वर्ब? सब्जेक्ट जो कार्य करता है वर्ब कहलाता है। सीधा सी बात जान लो कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को तो वर्ब बोल सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के अलग अलग रूप होता है, उसी तरह वर्ब के भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। इसमें भी सिंगुलर वर्ब हो सकता है, प्लूरल वर्ब हो सकता है। कौन सिंगुलर वर्ब है, कौन प्लूरल वर्ब है, इसके बारे में भी जानेंगे। कब किसके साथ किस तरह का प्रयोग किया जाता है सब जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग वर्ब की परिभाषा की बात करते हैं। तो वर्ब किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को वर्ब करते हैं। मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में सेंटेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सीता रो रही है, सीता रो, तो यहाँ पे सीता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? रोने का, यानी हम लोग का रोना, सीता रो रही है, यानी ये हम लोग का वर्ब है। अभी बताए ना कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को तो वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अध्यापक जी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को तो वर्ब बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वर्ब की परिभाषा आपको समझने और लिखने की जरूरत, समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि वर्ब के कौन कौन रूप हो सकते हैं। देखिए, वर्ब या तो मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है, या मोडल वर्ब के रूप में हो सकता है, या ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में हो सकता है, ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में हो सकता है, या इनट्रांसिटिव वर्ब के रूप में हो सकता है। क्या बताया कि मेन वर्ब या इसी को हेड वर्ब, मुख्य क्रिया बोलते हैं, इसे सहायक क्रिया बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सकर्मक क्रिया इसे बोलते हैं, इसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। मॉडल का कोई नहीं।
वर्ब के इतने रूप, जैसे कि सब्जेक्ट के 4 रूप हुए, बहुत सारे रूप हो सकते हैं उसमें, और सब्जेक्ट के रूप है, लेकिन हम अभी 4 ही के बारे में डिस्कस किए कि सब्जेक्ट के 4 ही के बारे में डिस्कस किए कि अलग अलग रूप हो सकता है सब्जेक्ट के। उसी तरह वर्ब किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें वर्ब के कौन कौन रूप हो सकते हैं। या तो वर्ब कौन से रूप में आ सकता है? मेन वर्ब के रूप में आ सकता है, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकता है, या मॉडल वर्ब के रूप में आ सकता है, या ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में आ सकता है, या इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में आ सकता है। अर्थात यहाँ पे हम बात करें कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। तो मेन वर्ब क्या होता है कि किसी मेन वर्ब पहचाने के तरीका बता रहे हैं कि किसी भी मेन वर्ब में वर्ब का दूसरा वर्ब का तीसरा रूप लगा रहता है, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। क्या बोला मैंने कि मेन वर्ब क्या होता है कि मेन वर्ब में वर्ब का पहला और वर्ब का दूसरा या इसी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब किसी स्टेट के बारे में बताता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब किसी स्टेट, किसी अवस्था, पास्ट में हो रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है कि फ्यूचर में, ये स्टेट को बताता है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जैसे क्या हो सकता है कि रहना, खाना, पीना, नाचना, गाना बजाना, लिखना, पढ़ना, सोना, जगना, ये हो सकता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन हो सकता है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड। मॉडल वर्ब कौन कौन हो सकता है? तो मॉडल वर्ब हो सकता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ये हो सकता है क्या? मॉडल वर्ब। अब हम मेन वर्ब की परिभाषा के बारे में जान करें तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि राम रन्स, राम दौड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला कार्य क्या हो गया कि राम के द्वारा जो कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। तो राम के द्वारा इसमें कौन सा कार्य की जा रही है? दौड़ने की काम की जा रही है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि वी आर प्लेइंग द गेम, हम लोग गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम बात करें इस सेंटेंस में इज, एम, आर का है, ये इज, एम, आर हम लोग का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्लेइंग हम लोग का क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब पहचाने के बाद फिर से तरीका बता दे रहा हूँ कि मेन वर्ब पहचाने का तरीका होता है कि जिस शब्द के अंत में, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए, ना, जैसे रहना, खाना, पीना, नाचना, गाना, बजाना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब में हमेशा वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप लगा रहता है, और उसी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। तो ये इसमें इस सेंटेंस में और एस या ईएस भी लगा रहता है, एस या एस और ईएस भी लगा रहता है। मैंने क्या बताया कि रन हम लोग का मेन वर्ब है, इसमें प्ले हम लोग का मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे आर क्या है? आर हम लोग गेम खेल रहे थे, हम लोग गेम खेल रहे हैं, अर्थात स्टेट अवस्था के बारे में बात हो रही है। तो ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये वाला क्या है? मेन वर्ब। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं और एक एग्जांपल कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग एक अच्छे डॉक्टर हैं। इसमें मेन वर्ब नहीं है, बल्कि इसमें मेन वर्ब नहीं है, बल्कि ये वाला क्या है? हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है। ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, अवस्था के बारे में बात करिए। तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे लिख देना ना कि आई एम अ गुड सिंगर, मैं एक अच्छा गायक हूँ। तो ये हम लोग का एम का हो गया, हम लोग का एम हम लोग का हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब के बारे में बात करें तो मॉडल वर्ब कौन कौन हो सकता है? मॉडल वर्ब जैसे कि यू कैन क्रॉस दिस रिवर, आप लोग यह नदी पार कर सकते हैं। यू कैन क्रॉस दिस रिवर, आप लोग यह नदी पार कर सकते हैं। ये हम लोग का कैन हो गया मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब अभी वर्ब जानेंगे, वर्ब के जब सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो उसमें जानेंगे कि कौन कौन मॉडल वर्ब होते हैं, कौन कौन क्या होते हैं। अभी फिलहाल में हम लोग का कैन हो गया। मैं शायद पढ़ सकता हूँ, मैं एक कमीन ऐसा बोला जाता है, तो ये मॉडल वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जाने किसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जाने और मॉडल वर्ब। अब हम जानते हैं ट्रांसिटिव के बारे में और इंट्रांसिटिव के बारे में। ठीक है, तो आप लोग मैं आशा करता हूँ कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की परिभाषा भी समझ गए। हम लोग क्या जाने थे कि वर्ब में होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और मॉडल वर्ब के बारे में जान गए हैं। अब जानने की बारी आगे है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहलाता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या कहलाता है। इससे पहले कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की परिभाषा आप लोग जान चुके होंगे, वर्ब के कितने रूप होते हैं ये भी हम जान गए होंगे कि वर्ब के कितने रूप हैं, आपके सामने मैं नोट कर लिख दिया हूँ।
अब हम जानते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। इसे अनिवार्य क्यों माना जाता है? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तभी वर्ब ट्रांसिटिव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तभी वर्ब इंट्रांसिटिव नहीं होता है। क्या बोलते हैं कि ट्रांसिटिव तभी कहलाएगा जब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तब ट्रांसिटिव वर्ब, और जब ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हो तो इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हो या ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या बोला कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात ट्रांसिटिव का अर्थ होता है पास्ट ओवर। मैंने क्या बोला? अर्थात ट्रांसिटिव का अर्थ होता है पास्ट ओवर। किसी सेंटेंस में एक्शन कर्ता सीमित, किसी सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट तक ही न सीमित रहकर किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर करते हैं उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हो वो मेन वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात ट्रांसिटिव का अर्थ होता है पास ओवर। ट्रांसिटिव का अर्थ होता है पास ओवर। किसी सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित न रहकर किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर करता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ट्रांसिटिव वर्ब पहचाने का एक और कंसेप्ट है कि उस सेंटेंस में उपस्थित मेन वर्ब से क्या या किसको का क्वेश्चन करने से जो हम लोग का रिप्लाई मिलता है, जो हम लोग का उत्तर मिलता है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। क्या बोला कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब से क्या या किसको का प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अच्छा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना इसमें अनिवार्य है क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस पूरा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा कि यहाँ पे लिख दिया कि ही मेड, उसने बनाया। अब क्या बनाया क्या नहीं बनाया हम लोग क्या पता है? मेड से पूछेंगे। मेड मतलब यही मेन वर्ब है, क्या बनाया, क्या बनाया, कुछ तो बनाया होगा। अभी सेंटेंस अधूरा है तो हम यहाँ पे लिख दे कि ही मेड अ केक, उसने एक केक बनाया। तो सेंटेंस पूरा, अर्थात ये हम लोग का हो गया क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मेड के लिए, यानी मेन वर्ब के लिए। तो अभी तो परिभाषा बताई कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हो या ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ हो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे मेड हो गया हम लोग का ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। एक है तो मेन वर्ब का रूप, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कारण इस मेड को हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये मेड हम लोग का हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। ये मेड वर्ब हम लोग को क्या हो जाता है? ट्रांसिटिव वर्ब। और एग्जांपल दिखा रहे हैं कि विराट कोहली लिख दिया कि विराट कोहली हिट्स, विराट कोहली ने मारा। अब क्या मारा? हम लोग मेन वर्ब से क्वेश्चन क्या करेंगे कि विराट कोहली हिट्स क्या मारा क्या नहीं मारा। तो हिट्स से हम लोग का यही मेन वर्ब है। इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि विराट कोहली हिट्स व्हाट। अब क्या हमारा सेंटेंस पूरा नहीं है तो यहाँ पे लिख दे कि विराट कोहली हिट्स अ बॉल, विराट कोहली ने एक गेंद, सॉरी। अब यहाँ हम लोग को क्या समझ में आया कि विराट कोहली हिट्स ए बॉल। तो हम लोग का यहाँ पे जो हिट्स आया है यही हम लोग का क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब का फिर से परिभाषा बता रहा हूँ कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं और एग्जांपल दूंगा। पहले ये वाला अभी समझ जाइए कि ये हम लोग का मेन वर्ब है। अर्थात क्या बताए कि मेन वर्ब से क्या या किसको का प्रश्न करने से जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब भी ट्रांसिटिव का रूप लेता है। अर्थात जब तक उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न जुड़ा हो तब तक उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें ट्रांसिटिव है ही नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही मेड अ केक, उसने बनाया। क्या बनाया? ही मेड। अभी हम यहाँ पे लिख हटा दे रहे हैं कि ही मेड व्हाट, उसने क्या बनाया हम लोग को पता नहीं है। अब जैसे ही पता चला कि ही मेड अ केक, उसने एक केक बनाया, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट अर्थात ये एक्शन पास ओवर कर रहा है केक पे। अर्थात हम लोग का मेड हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। और यहाँ पे हिट्स, विराट कोहली हिट्स, क्या मारा कुछ नहीं पता तो अब एक गेंद मारा, तो हम लोग का हिट्स का हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। मेन वर्ब भी हम लोग का कहलाता है ट्रांसिटिव वर्ब। कब कहलाएगा? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा तब, अर्थात नहीं कहलाएगा, ठीक है।
हम बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। अब मैं आशा करता हूँ कि ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। तो सिंपल सा और एकदम एकदम वही बात उसी का अपोजिट कर दें कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। क्या बोला कि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। बिना वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस पूरी से कंप्लीट हो जाता है, इसमें इंट्रांसिटिव। जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि राम इज लाफिंग। यहाँ पर लिख दे कि राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है। अब इससे नहीं, ये हम लोग का मेन वर्ब है। वैसे क्या हंस रहा है, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट के ही हम लोग का सेंटेंस का है, पूरा है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग का लाफिंग का हो गया, ये इंट्रांसिटिव हो गया। कुछ तो समझ में आया होगा। क्या बोले कि राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के ही हम लोग का सेंटेंस का हो गया, पूरा होगा। अब ये नहीं कि अब राम क्या हंस रहा है, अब इससे मेन वर्ब से यहाँ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं कि राम क्या हंस रहा है, राम किसको हंस रहा है, ऐसा नहीं। विदाउट वर्ब के ये सेंटेंस का है, कंप्लीट हो गया है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ट्रांसिटिव वर्ब में, जबकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है किसमें, इंट्रांसिटिव वर्ब में। इंट्रांसिटिव वर्ब में बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ही इज गोइंग, अब वह जा रहा है, क्या जा रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब आप लोग समझ गए होंगे। अभी जैसे ही कि सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जैसे ही ये तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं 20-30 क्वेश्चन आप लोगों को डालूंगा। आप लोग को इसमें चूज करना है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन ट्रांसिटिव है, कौन इंट्रांसिटिव है। तब तक के लिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, तब तक मिलते हैं ऑब्जेक्ट का अलग पार्ट, उस छोटी सी वीडियो होगी। तो आप बने रहिएगा, कंटिन्यू, और उस वीडियो को देखिएगा, तब आपकी दिमाग से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब की सारी समस्या हल हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वर्ब के बारे में समझ गए होंगे कि कौन मेन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मॉडल वर्ब है, कौन ट्रांसिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांसिटिव वर्ब है। मेरी बातों से आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं ऑब्जेक्ट की क्लास में। ऑब्जेक्ट को बिना देखे ही मत जाइएगा, ऑब्जेक्ट की क्लास देखिएगा ज़रूर आप लोग।